नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 10वीं वीडियो है। अगर आप हिंदी के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। तो प्रथम भाषा यानी कि बच्चे की मदर टंग की बात की जा रही है। तो मदर टंग बच्चा कैसे सीखता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखता है। जब उसका जन्म परिवार में होता है तो वह उसकी भी मजबूरी होती है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए। उसकी भी तो मजबूरी है ना कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ताकि अपने विचारों को बोल करके व्यक्त कर पाए। इस वजह से अब पहली बार जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ है तो वो तो विद्यालय जाएगा नहीं, या फिर उसके माता पिता उसको ग्रामर के अंतर्गत कोई भाषा सिखाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में यानी प्राकृतिक वातावरण में जिस प्रकार से अपने माता पिता को, अपने परिवार के सदस्यों को या फिर आसपास के पड़ोस के लोगों को बोलते हुए सुन रहा है, हूबहू वो उनका शब्दशः और पहले वर्णों का अनुकरण करने लगता है। सबसे पहले माँ पा चा बोलना सीखता है, अनुकरण करते करते, मतलब उनको देखते देखते अवलोकन करते हुए उन्हीं की तरफ बोलने लगता है, और उसके बाद से धीरे धीरे शब्दों की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे वाक्यों की तरफ बोलना सीख जाता है। यानी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसके लिए कोई भी माता पिता के द्वारा व्याकरण के नियम नहीं सिखाए गए थे। ये प्राकृतिक वातावरण में पॉसिबल हुआ। नेचुरल एनवायरनमेंट इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? ध्यान से समझिएगा, भाषा को सिखाने के लिए कौन सा प्रमाणिक सामग्री नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रमाणिक सामग्री वो सभी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चे के एक तरीके से दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता। अब विद्यालय में पढ़ने वाला जो बालक है उस पर लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल समसामयिक हो गया। यानी कि जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है उसी पर तो लिखा गया है, यानी बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली बच्चे पर लिखा गया है। इस वजह से ये प्रमाणिक सामग्री होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रमाणिक सामग्री वो नहीं होता है जो कि बच्चे के लिए अमूर्त चीज़ की बात करेगा। मतलब कि जो चीज़ बच्चों के बारे में बात की जाएगी, बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बात की जाएगी, वो प्रमाणिक होगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को परिवेश से जोड़कर ही सभी चीज़ों को बताने की बात करता है। तो ये सीधे बच्चे पर ही ये एक तरीके से कविता लिखी गई है। इस वजह से ये बच्चों के लिए प्रमाणिक मानी जाएगी। चूंकि मानी जाएगी, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा। समकालीन मतलब कि जो बच्चों के काल के हैं, जो अभी वर्तमान के हैं। जाहिर सी बात है, जब वो वर्तमान के हैं और लघु कथा लिखेंगे तो बच्चों के परिवेश से जोड़ करके ही लिखेंगे, यानी किसी मुद्दे के बारे में ही लिखेंगे। इस वजह से ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून व्यंग्य चित्र। तो ये भी बिल्कुल प्रमाणिक है, क्योंकि जो आप विभिन्न प्रकार के व्यंग्य चित्र देखते होंगे कार्टून के माध्यम से, उसमें जो हमारे परिवेश में जो चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर या फिर किसी भी तरीके से जो समाज को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं, उसी का व्यंग्यात्मक तौर पर कार्टून के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यानी कि ये भी बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। अब ये पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा, ये जरूरी नहीं है कि जो लेखक है वो बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए। हो सकता है कि मान लीजिए यूपी के किसी गांव का कोई बच्चा है और दिल्ली का कोई लेखक है, जिसका लेखक अगर कुछ लिख रहा है तो वो बच्चे के परिवेश से जोड़ करके नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा का परिवेश यहाँ यूपी के किसी गांव में था और वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस वजह से इसे प्रमाणिक नहीं माना जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पर परिवेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रमाणिक होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव है इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे ने कहानी पढ़ी और उस कहानी को अपने शब्दों में फिर से उस कहानी को कह रहा है अपने शब्दों में। ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा, किसके मूल्यांकन में सहायक होगा? तो ये बच्चों के समझ के मूल्यांकन में सहायक होगा। यानी कि बच्चा अगर अपनी भाषा में कह रहा है, जाहिर सी बात है जब वो उस कहानी को समझा होगा तभी तो अपनी भाषा में उसको बता रहा है। अगर कहानी नहीं समझा रहा था तो हूबहू वो शब्दों का प्रयोग कर रहा होता, चीज़ों को रट करके बता रहा होता। लेकिन यहाँ पर बच्चा अपने शब्दों में प्रयोग करके इस कहानी को बता रहा है, यानी कि बच्चा
बच्चा कहानी को समझ चुका है और अपने शब्दों के माध्यम से कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसके मूल्यांकन में सहायक होगा? तो ये बच्चे के समझ के मूल्यांकन में सहायक होगा कि बच्चा कहानी को समझा है अथवा नहीं। अगर अपने शब्दों में सही तरीके से कहानी को रिप्रेजेंट कर पा रहा है यानी बच्चे ने कहानी को समझ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़ करके सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है, यह किस प्रकार की गतिविधि है? ध्यान से समझिएगा, एक कोई लेख है, कोई पाठ्य सामग्री है, उसका आधा भाग ही टीचर के द्वारा बोला जाता है और आधा भाग बच्चों को ग्रुप में बांट करके उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो ये गतिविधि कैसी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले तो उन विकल्पों को काट देते हैं जो हो ही नहीं सकता। देखिए यहां पर लेखन की बात की गई है तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर लिखने की बात नहीं की गई है। कहानी जो आधा पढ़ा गया उसको पूरा करने की केवल बात की गई है, तो हो सकता है कहानी सुना करके भी कहानी को पूरा किया जा सकता है। तो लेखन यहां पर संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कहानी को बच्चे बोल करके भी सुना सकते हैं, इस वजह से लेखन नहीं होगा। चौथा देखिए, अंतर्ग्राही गतिविधि, ये भी बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब बचा दो विकल्प, एक हुआ अनुभव आधारित क्रिया और दूसरा हुआ सामूहिक कार्य। तो देखिए सामूहिक कार्य तो है, क्यों? क्योंकि बच्चे समूह में काम कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक कार्य जो है वो थोड़ा सा संकुचित है, क्योंकि यहां पर बच्चों को सिर्फ समूह में कार्य करने के लिए टीचर का ही उद्देश्य नहीं था कि बच्चे केवल समूह में कार्य करें। टीचर का उद्देश्य ये था कि बच्चे में समूह में कार्य करते हुए उस कहानी को पूरा करें। और कहानी को पूरा कैसे करेंगे? अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि जो कुछ भी उनके अंदर नैतिकता है, नैतिकता कहां से आई? अपने समाज में वो चीजों को होते हुए देख रहे होंगे, यानी जो कुछ भी बच्चे ने देख करके एक्सेप्ट कर लिया है वो उसका अनुभव हो गया, और उस पर आधारित अगर कहानी को पूरा करने की बात की जा रही है तो ये अनुभव आधारित क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अब आप कहेंगे कि सामूहिक कार्य का क्या होगा? तो ये संकुचित है और ये पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है। क्यों? जब बच्चे समूह में इस कहानी को पूरा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं समूह कार्य तो उसमें है ना, यानी कि ये दूसरा वाला जो विकल्प है वो पहले से ऑप्शन 1 में इंक्लूडेड है। भले ही अपने अनुभव का, प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव का प्रयोग कर रहा होगा और सभी डिस्कस करके एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहे होंगे, यानी सामूहिक कार्य इसमें पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से सामूहिक कार्य जो था वो संकुचित है और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? ध्यान से समझिएगा, अनुक्रमणता का मतलब होता है कि एक के बाद एक अगला क्रम क्या होगा, यानी कि भाषा बोलते समय, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ भाषा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं, मैं भाषा को बोल रहा हूँ, तो एक निश्चित क्रम में मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, तभी आप इसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं रहा हूँ सोने, क्या आप इसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं रहा हूं सोने, यहां पर शब्द एक क्रम में नहीं है, इस वजह से ये गलत माना जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर ग्रामेटिकली भी ये सही नहीं है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से भी ये सही नहीं है। साथ ही साथ शब्दावली, अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि वह रहा हूं सोने, तो यहां पर देखिए वह इसके हूं के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं है, हूं के हिसाब से मैं ही आना चाहिए। यानी कि देखिए शब्दों का भी अनुक्रम होता है, व्याकरण का भी अनुक्रम होता है और अर्थ संबंधी भी अनुक्रम होता है। यानी इन तीनों का अनुक्रमणता का सिद्धांत व्याकरण, शब्दावली और अर्थ संबंधी अनुक्रम शामिल है। और कौन सा शामिल नहीं है? ध्वनि संबंधी अनुक्रम शामिल नहीं है। हमसे यही पूछा गया था कि कौन शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव था और यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, संकेतक क्या होता है? एक पॉइंटर समझ लीजिए, पॉइंटर की मदद से वह 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। पॉइंटर से इन चीज़ों को दिखा रहा होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह पेंसिल नीली है। ठीक है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि यह पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो ये सिचुएशन बेस अप्रोच है, यानी कि जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा था उसी प्रकार से वो चीज़ों को बता भी रहा है, यानी कि जिस परिस्थिति में वो चीज़ों को कर रहा था उसी परिस्थिति पर आधारित वो मतलब जो बोल रहा था उसी पर आधारित वो गतिविधि भी कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? परिस्थिति आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे मनोवैज्ञानिक कारक
जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से कौन से हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्रश्न भाषा के सीखने से संबंध दिया गया है, यानी भाषा का अधिगम, यानी कि औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत विद्यालय में जो प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सीखी जाती है उसके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करेंगे ये पूछा गया। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चे की भाषा में रुचि, जाहिर सी बात है बच्चा जब तक तत्पर नहीं रहेगा तब तक वो भाषा को नहीं सीख सकता है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भाषा सीखने को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि अंग्रेजी भाषा में अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा होता है। क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि आप रुचि ही नहीं ले रहे हैं, आप पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं है। ठीक है, तो रुचि जो है वो पूरी तरीके से भाषा सीखने को प्रभावित करेगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन। अब यहां पर देखिए औपचारिक तरीके से भाषा को सीखी जा रही है, तो ये माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं है, यहां पर विद्यालय और शिक्षकों का रोल होगा। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये औपचारिक तरीके से सीखने की बात कर रहा था, विद्यालय की बात कर रहा है। तीसरा देखिए, बच्चे के आसपास का परिवेश निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि मदर टंग जो बच्चे का मदर टंग है उसको भी बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा होता है पढ़ करके। ठीक है, जैसे कि आज आप देख लीजिए कि यूपी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी बच्चे का मदर टंग है, बावजूद इसके उसको भाषा का अर्जन उसने हिंदी कर लिया है, बावजूद उसको कक्षा में औपचारिक तरीके से हिंदी पढ़ाया जा रहा होता है। तो जब कक्षा में वो सही तरीके से हिंदी एक तरीके से सीख रहा होता है, तो अपने परिवेश में भी उसी प्रकार से हिंदी का अपने व्यवहार में परिवर्तन करके, यानी कि अगर भाषा के अर्जन के दौरान कुछ गलत हिंदी वो बोल रहा था, तो अब औपचारिक तरीके से जो चीज़ें वो सही तरीके से सीखा है वो अपने परिवेश में जाकर के उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि बच्चे का जो आसपास का जो परिवेश है वो भी बच्चे का पूरी तरीके से प्रभावित करेगा सीखने के संदर्भ में। ठीक है, और चौथा देखिए, पुरस्कार एवं दंड की बात की गई है। तो यहां पर देखिए पहले के प्रश्नों में मैं दंड को और पुरस्कार को निगेटिव मानता था, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि ये प्रभावित नहीं करेगा, निगेटिव है फिर भी निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए ये भी बिल्कुल प्रभावित करेगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न पॉजिटिव या निगेटिव नहीं पूछा गया है, कौन सा प्रभावित करेगा ये पूछा गया है। तो पुरस्कार और दंड, अगर विद्यालय में कक्षा टीचर के द्वारा ये बोला जाता है कि तुम एकदम गधे हो, तुम भाषा को नहीं सीख पा रहे हो, तो निश्चित तौर पर बच्चे में हीन भावना आएगी ही आएगी, और वो निश्चित तौर पर भाषा सीखने में उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। इस वजह से ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क, ग और घ वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, माफ करिएगा, विकल्प नंबर 4 में दिया गया है क, ग और घ, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो श्रवण का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन के दौरान, यानी संप्रेषण के दौरान जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा को जो अगला वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसकी भाषा को सुन करके और उसके मुख्य शब्दों के माध्यम से हम अर्थ समझ पाएं कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। वहीं ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, देखिए मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा श्रवण की विशेषता के संदर्भ में, क्योंकि श्रवण का मतलब ही होता है सुन करके अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मुख्य शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगला बंदा जो है, आपको इंग्लिश पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, थोड़ा बहुत आती है, लेकिन अगर अगला बंदा इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है तो आप इंग्लिश पूरा उसका समझ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको क्लिक कर रहा है कि हाँ शायद बंदा इस बारे में बात कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए वो कुछ ऐसे वाक्य बोला जिसका पूरा वाक्य आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में होने की वजह से, बावजूद इसके 2-3 उसमें वर्ड्स आपको ऐसे मिल गए जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि शायद बंदा इस बारे में बात कर रहा होगा। तो वहीं बोला जा रहा है कि मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना ही श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। ध्यान से समझिएगा, 2 तरीके से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको उत्तर नहीं भी पता है तो यहां पर देख पा रहे होंगे अर्थग्राह्यता की बात की गई है, ग्राह्यता यानी कि रिसीव करने की बात की गई है। ठीक है, रिसीव कैसे करेंगे आप, जब कोई भाषा कोई बोलेगा तभी तो आप उसको रिसीव करेंगे, या फिर कोई लिखा हुआ लेख है तो उसको पढ़ करके उसका अर्थ रिसीव करेंगे, यानी कि अर्थबोध यानी कि अर्थ को समझना, यानी कि किसी भी लिखे हुए पाठ को पढ़ करके उसका अर्थ समझना, या फिर कोई बोल रहा है तो उसके बोले गए शब्दों को सुन करके उसका अर्थ समझना, यानी श्रवण और पठन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी
सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।